हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री बाई आरजे चौधरी में। देखो, अपन ने दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं तुम्हारे सीड और वीड का। अपना जो आज का चैप्टर तुम्हारे वो है पोषक तत्व। कौन सा है? पोषक तत्व। पिछले दोनों चैप्टर की तरह मैंने इसमें भी कोशिश की है कि जो तुम्हारे कंप्लीट चैप्टर है भाई, क्वेश्चंस के साथ साथ में जो कंप्लीट चैप्टर है ना, वो कंप्लीट चैप्टर का तुम्हारे साथ साथ रिवाइज हो जाए कि अगर तुम ये क्वेश्चंस पढ़ो तो तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं अपनी क्लास। एक बार शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो उतना अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। ठीक है, देखो बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। पोषक तत्वों, देखो पोषक तत्वों की अवधारणा को किसने परिष्कृत किया? आर्नो ने किया, स्टाउट ने किया, ब्राउन ने किया, या एक व दो दोनों ने? देखो पहली चीज ही पोषक तत्वों कि इस पोषक तत्वों के बारे में जो इसकी अवधारणा थी उसको परिष्कृत किसने किया। इसमें यह नहीं पूछा है कि उसने किस, इसके मापदंड किसने प्रस्तुत किए, ये पूछा है कि उसको उसको परिष्कृत किसने किया। ठीक है, तो देखो बात करें वो तुम्हारी क्या था सन 1954 में। कब? सन 1954 में किया था। और किसने किया था? आर्नो ने किया था। अरे किसने किया था? आर्नो ने किया था। कब किया था? 1954 में। किसको? पोषक तत्वों के उदाहरण को परिष्कृत किया था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आर्नोन के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 17, 16, 9, 21। देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। मैंने तो ये कंफ्यूज करता है कि देखो आर्नोन था ना, उस आर्नोन ने जब ये न्यूट्रिएंट के बारे में बताया था तो वो कितने न्यूट्रिएंट थे? ठीक है, तो देखो बताऊँ मैं तुम्हें, वो थे तुम्हारे 16। कितने थे? 16। 9 + 7। 9 कौन से थे? वृहद। 7 कौन से थे? सूक्ष्म। कौन से थे? सूक्ष्म। इनको बोलते हैं अपन मैक्रो, इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा? 16। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। आर्नोन ने पोषक तत्वों के अवधारणा के मापदंड कब प्रस्तावित किए गए? 1939 में, 1954 में, 1962 में, 1987 में? देखो अपन सबकी बात कर ले। सन 1939 में किसने? आर्नोन और स्टाउट ने। किसने? आर्नोन और स्टाउट ने। इन्होंने पोषक तत्वों के मापदंड प्रस्तुत किए थे। किसने? आर्नोन स्टाउट ने सन 1939 में। सन 1954 में इसने क्या किया था? इनको प्रस्तुत किया था। क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे सन 1962। अब देखो सन 1962 की अपन बात कर ले। देखो न्यूट्रेंट में 1962 में कोई खास है नहीं। ठीक है, भाई न्यूट्रेंट में 1962 में कुछ खास है नहीं, लेकिन तुम्हें अगर पता हो तो तुम्हारे एक न्यूट्रेंट आते हैं कार्यशील। कौन से आते हैं? कार्यशील। पता है ना? कार्यशील क्रियात्मक, याद करो 17 + 4 21 हो रहे थे। ठीक है, तो वो तुम्हारे सन 1961 में। ठीक है, कुछ बुक्स में 61 मिलता है, कुछ में 62 मिलता है। ठीक है, तो 61 में उन्होंने किया था कार्यशील। डीजे, याद करो डीजे निकोलस ने। और अगला 1987। और बात करें 1987 की, वो तुम्हारे कौन सा आता है? निकिल। कौन सा? निकिल, जिसको 17वां न्यूट्रेंट माना गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सन 1954। चारों की अपने बात कर चुके हैं, चारों ही न्यूट्रिएंट में इंपॉर्टेंट है, जिसमें 87 और 54 का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक पोषक तत्व पादप के कितने % भाग का निर्माण करते हैं? अब देखो बात करें अपन संरचनात्मक की, किसकी बात करते हैं? संरचनात्मक की, कि जो संरचनात्मक न्यूट्रिएंट हमारे होते हैं ना, वो पौधे के कितने % भाग का निर्माण करते हैं? 80 से 85%, 70 से 80%, 90 से 95%, या 60 से 70%? देखो पहली चीज़ मैंने तुम्हें बताया था, न्यूट्रिएंट को दो भागों में था, एक तो वृहद था और एक कौन सा था? सूक्ष्म था। इस वृहद में
पहला ही पार्ट तुम्हारे कौन सा आता है, संरचनात्मक। कौन सा आता है, संरचनात्मक, जिसमें तुम्हारे आते हैं 3 CHO। कौन कौन से, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब देखो पहली चीज अपन इनके बारे में डिटेल से बात कर ले कि यहाँ से क्या क्या तुम्हारे क्वेश्चन से पूछे हुए हैं और पूछे जा सकते हैं। देखो पहली चीज तो इनको बोलते हैं बुनियादी पोषक तत्व। क्या बोलते हैं, बुनियादी पोषक तत्व। ठीक है, बुनियादी पोषक तत्व इनको बोलते हैं। किसको बोलते हैं, संरचनात्मक न्यूट्रिएंट को, CHO। सेकंड चीज, ये पौधे इन न्यूट्रिएंट के लिए किसी भी फर्टिलाइजर की नीड नहीं होती। ठीक है, मतलब ये हवा और पानी से मिलते हैं। हवा और पानी से क्या मिलते हैं, पौधों को प्राप्त होते हैं। और पौधे का लगभग भाग इनसे बना हुआ होता है। वो कितना होता है, 90 से 95%। कितना होता है, 90 से 95% भाग होता है वो इनसे बना हुआ होता है। ठीक है, ये है तुम्हारे इस संरचनात्मक से बनने वाले क्वेश्चन। देखिए अगला पार्ट, पोषक तत्वों की अवधारणा के मापदंड किन्होंने प्रस्तुत किए। बिल्कुल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आर्नोन ने, स्टाउट ने, ब्राउन ने, या 1 व 2 दोनों। तो देखो अपन ने बात की थी सन 1954 की। ठीक है, 1954 की अपन ने बात कर ली। आर्नोन ने इनको क्या किया था, परिष्कृत किया था। एक अपन ने बात की थी सन 1939 की, 1939 की। तो आर्नोन और स्टाउट ने क्या किया था, पोषक तत्वों के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो क्रॉप्स के लिए, ठीक है, और तुम्हारे औषधीय फल मान लो, सब्जियां मान लो, इनके लिए क्या होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, जो रॉबर्ट ब्राउन और उनके जो सहयोगी थे ना, उन्होंने 1987, अपने बात की थी भी 1987 की, उससे 87 में क्या किया था, निकेल की खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ अपना आंसर क्या होगा, 1 व 2 दोनों। ठीक है ना। देखिए अगला, सूक्ष्म पोषक तत्वों की पौधों को कितने % मात्रा की आवश्यकता होती है, कि जो सूक्ष्म न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन से सूक्ष्म, उनकी पौधों को कितने % आवश्यकता होती है। 1 ppm से कम, 1 ppm से ज़्यादा, 1 ppb से कम, 1 ppb से ज़्यादा। देखो ppm मतलब पार्ट पर मिलियन। ठीक है, और ppb मतलब पार्ट पर बिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। और देखो पीपीटी अपने पीपीबी को काम का नहीं है, लेकिन पीपीएम काम का है। न्यूट्रिएंट को अपन ने जो डिफाइन किया ना तुम्हारे, वो किया है 1 ppm से। ठीक है, किसी किया है 1 ppm से। और देखो 1 ppm तुम्हारे क्या होता है कि किसी भी पदार्थ में 1 मिलीग्राम अगर मात्रा 1 लीटर जल में घुली हुई है ना, मैं किसी पदार्थ की 1 mg मात्रा 1 लीटर पानी में घुली हुई है, तो वहाँ पे तुम्हारे बनता है 1 ppm का सांद्रण। ठीक है, 1 mg 1 लीटर पानी में 1 ppm की सांद्रता। अब सूक्ष्म की बात कर ले अपन, माइक्रो की, वहाँ तुम्हारे होता है 1 ppm से कम। और अगर बात कर ले वृहद की, वहाँ होता है 1 ppm से ज़्यादा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना। अगला देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तुम्हारे जेट में एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है ये। निम्न में से द्वितीयक पोषक तत्व है, निम्न में से द्वितीयक पूछा है उसने बंदे ने, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर मैग्नीशियम है, या सभी के सभी हैं। देखो अपन ने वृहद की बात की थी, वृहद में अपन ने, मैंने बताया था वृहद में 9 होते हैं, 3 की अपन बात कर चुके हैं संरचनात्मक में, 3 अपन बात करेंगे किसमें, द्वितीयक में। किसमें, द्वितीयक में। और द्वितीयक की अपन बात कर ले, तुम्हारे इसमें आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारे, सभी। सल्फर मतलब गंधक को बोलते हैं सल्फर अपन। ठीक है, सल्फर जगह कई बार एग्जाम में गंधक आ जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारे, सभी। ठीक है, क्या आएगा, सभी आएगा। अगला, देखो अगला क्वेश्चन, बुनियादी पोषक तत्व है, ये तुम्हारे बीएचयू में पूछा हुआ है। अब बताओ, मैंने तो ऊपर देखो, अपन ने पहले इसकी बात कर चुके हैं कि बुनियादी पोषक तत्व किसको बोलते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
पोटेशियम या कार्बन। याद करो, अभी बात की थी अपन ने पहले संरचनात्मक या बुनियादी, याद आया कुछ? तो वहाँ पे अपन ने बात की थी CHO की। इन CHO को अपन संरचनात्मक भी बोलते हैं, इनको अपन बुनियादी भी बोलते हैं। 90 से 95% भाग इनका बना होता है, हवा व पानी से मिलते हैं। याद आ रहा है कुछ? तो क्या है इसका आंसर है कार्बन, सी, ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व मृदा से पौधों को अपचयित अवस्था में प्राप्त होता है? कि वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो पौधों को मृदा में अपचयित अवस्था में प्राप्त होता है? कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, नाइट्रोजन, कैल्शियम या Fe और Mn। देखो बात कर ले, अपन ने पहले भी इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं तुम्हारे, कि देखो पौधों को अपचयित अवस्था में, ठीक है, कौन सी अपचयित अवस्था में पौधों को कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो प्राप्त होता है। देखो सीधी सीधी बात कर ले कि अपचयित अवस्था की बात कर ले। अब देखो अपचयित अवस्था में तुम्हारे कौन कौन से होते हैं? Fe और Mn। कौन से होते हैं? Fe और Mn। ये दो न्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधों को तुम्हारे क्या होते हैं? अपचयित अवस्था में प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए अगला, pH मान बढ़ने पर कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है? अगर अपन pH मान को बढ़ाएंगे तो कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है? देखो पहली चीज अपन एक लाइन पढ़ते हैं कि pH बढ़ने पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या होती है? घटती है। सिर्फ किसको छोड़ के? MO को छोड़ के। जितने भी तुम्हारे सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, अगर pH में बढ़ेगा तो इनकी उपलब्धता घटेगी। सिर्फ किसको छोड़ के? MO को। MO की क्या होती है? बढ़ती है। MO क्या होती है? बढ़ती है। और MO लगभग देखो pH 9 पर उपलब्ध होता है तुम्हारे। MO की उपलब्धता होती है ना तुम्हारी, होती है लगभग pH 9 पर। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पूछा हुआ है, तो यहाँ तुम्हारे ऑप्शन क्या आएगा? MO, मोलिब्डेनम आएगा। ठीक है, MO आएगा यहाँ पे। अगला देखो, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है कि जो पौधे तुम्हारे होते हैं उन पौधों के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं ना, उनकी संख्या कितनी होती है? 17, 16, 9, 21। ठीक है, देखो प्रेजेंट टाइम में अपन बात कर ले। प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे देखो 16 + 1, 17। इन न्यूट्रिएंट क्या होती है? पौधों को आवश्यकता होती है। 17 कौन सा था तुम्हारे? निकेल था। कौन सा था? निकेल था। ठीक है, तो यहाँ आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? 17। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अगला देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है ये तो। निम्न में से 17वां पोषक तत्व है Cl है, MO है, Cu है, निकेल है। क्लोरीन, मोलिब्डेनम, कॉपर या निकेल, कौन सा है न्यूट्रिएंट है जो 17वां पोषक तत्व है? देखो अपन बात करते हैं निकेल के बारे में। किसके बारे में? निकेल के बारे में। इसकी खोज की थी तुम्हारे ब्राउन ने। किसने की थी? ब्राउन ने की थी। 1987 में की थी। 1987 में की थी। किसने की थी? ब्राउन ने की थी। किसकी? निकेल की खोज की थी। किसकी की थी? निकेल की थी। कब? 1987 में। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसको देखो पहली चीज बात कर ले, कौन से वर्ग में रखा गया था ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा? सूक्ष्म पोषक तत्व है। कौन सा? सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो क्या आएगा यहाँ पे तुम्हारे? ऑप्शन नंबर 2, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 निकेल। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, 17वें पोषक तत्व की खोज किसने व कब की? रॉबर्टसन ने 1987 में, रॉबर्ट वाड्रा 1987, रॉबर्ट ब्राउन 1987 या कोई नहीं। इसकी अपन पहले बात कर भी चुके हैं तुम्हारे। तो तुम्हारे कौन था? रॉबर्ट ब्राउन थे और उनके सहयोगी थे, जिन्होंने 1987 में 17वें न्यूट्रिएंट की खोज निकेल के रूप में की थी। तो यहाँ आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में मध्यम गतिशील पोषक तत्व है। देखो बात करें पर मध्यम गतिशील की, किसकी बात करते हैं तुम्हारे? मध्यम गतिशील। ठीक है, कि जो मध्यम गतिशील तुम्हारे जो न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है? Mg, कैल्शियम, जिंक और Fe। देखो अपन बात करें पौधों में गतिशीलता के बारे में। किसके बारे में? पौधों में
गतिशीलता के आधार पे अपन ने इनको पार्ट में, तुम्हें पता हो तो क्लास टाइम में अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया था इनको। कितने भागों में? 4। अत्यधिक, मध्यम, कम, स्थिर। याद करो, स्थिर, कैल्शियम, बोरोन अपन ने बारे में कोई जिद भी हुआ था अपने। ठीक है, अब देखो सीधी सीधी अपन बात कर ले इसमें आने वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, कि मध्यम कौन सा है। अब देखो मध्यम मतलब जिसके जो कमी के लक्षण होते हैं तुम्हारे, वो पुरानी और नई। मध्यम होता है ना बीच का, इसको इस याद रखो, बीच का। ठीक है, अब बीच का वो होता है जिसमें पुरानी पत्तियों पर भी और नई पत्तियों पर भी क्या होते हैं, कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। वो तुम्हारे होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या Fe। तो कौन सा होगा? वो होगा तुम्हारे ऑप्शन नंबर 3, जिंक। जिंक को पौधों में गतिशीलता के आधार पर मध्यम में रखा गया है और इसके कमी के लक्षण पौधे के मध्य भाग पर, मतलब पुरानी और नई दोनों पत्तियों पर इसके लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। देखो मैक्रो पूछा है, इंपॉर्टेंट चीज है मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो की बात कर ले अपन। देखो मैक्रो क्या होता है, वृहद को बोलते हैं। माइक्रो क्या होते हैं, सूक्ष्म को बोलते हैं। ये तुम्हारे AFO 2020 में पूछा हुआ है, ताज़ा ही एग्जाम में पिछली बार से पिछली बार पूछा हुआ है। देखो अब मैक्रो कौन सा है, कॉपर, एमओ, पोटेशियम या मैग्नीज। अब जिस भाई साहब को पता है कि भाई साहब मैक्रो कौन सा होता है वो तो करके आ जाएगा। अब जिसके डब्बे गोल है कि मैक्रो साला क्या होता है, तो देखो मैक्रो साला वाला कुछ नहीं होता, ये सबका जीजा होता है। क्या होता है, सबका जीजा होता है। और जीजा बोले तो वृहद, बड़े आदमी, और जीजे लोग तो वैसे बड़े आदमी होते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, पोटेशियम। ठीक है, क्या होता है, पोटेशियम। अगला देखिए, पूरे पौधे पर कमी के लक्षण किस तत्व की कमी के कारण आते हैं। कि पूरे के पूरा जो पौधा होता है ना, उस पर कमी के लक्षण किस तत्व की कमी के कारण आते हैं, ये भी तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या वो जिंक होता है, क्या वो Fe होता है, क्या वो कॉपर होता है, क्या वो मैग्नीज होता है। इनमें से कौन सा वो होता है जो तुम्हारे जिसकी कमी के लक्षण पूरे पौधे पर नजर आते हैं। जिंक, Fe, कॉपर और मैग्नीज। देखो अपन ने बात की थी अभी तुम्हारे पुरानी और नई पत्तियां। देखो चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप से घूम के आ जाए, पुरानी और नई पत्तियां मतलब पूरा पूरा पौधा आ गया काम में। पौधे पे क्या होता है, तो पुरानी पत्तियां, नई पत्तियां। ठीक है, अब पूरे का पूरा पौधा काम में आ गया, तो जाहिर सी बात है पूरे पौधे पर लक्षण प्रकट किस पे होते हैं तुम्हारे, ऑप्शन नंबर 1, जिंक। इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चंस किसी भी टाइप से घूम के आ जाए तो हमें सिर्फ क्वेश्चंस को गौर से पढ़ना है, उसको समझना है और फिर आंसर करना है। ठीक है ना, आगे देखिए अगला, भारतीय मृदाओं में मैग्नीज की कितने % कमी पाई जाती है। भाई साहब मैग्नीज की कमी पूछिए, 47%, 11%, 4% या 21%। देखो पहली चीज़, सर्वाधिक जो कमी तुम्हारी होती है ना भारतीय मृदाओं में, वो तुम्हें सबको पता है किसकी होती है, जिंक की होती है। कितनी होती है, 47%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से। अब तुमसे वो पूछा है किसकी, मैग्नीज की पूछी है। किसकी पूछी है, मैग्नीज की। इसकी सबसे कम होती है, जिंक के बाद में Fe की, उसके बाद में कॉपर की, इसकी मैग्नीज की होती है सबसे कम। वो कितनी, 4%। अरे लाडलों, कितनी होती है, 4%। किसकी होती है, मैग्नीज की। क्या होती है, कमी होती है। कहाँ होती है, भारतीय मृदाओं में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक कमी किस तत्व की होती है। ये क्वेश्चन भाई साहब सबको कंफ्यूज करता है, डब्बे गोल कर देता है कि भाई साहब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब डब्बे गोल मतलब पढ़ेगा डब्बे गोल नहीं होंगे, नहीं पढ़ेगा डब्बे गोल होंगे। अब देखो सर्वाधिक कमी पूछी है, अगर वो सर्वाधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व पूछ लेता तो आंसर चेंज होता, लेकिन सर्वाधिक कमी पूछी है तो आंसर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अब देखो सर्वाधिक कमी की अपन बात कर लेना, सर्वाधिक कमी तो किसकी होती है, याद करो, सर्वाधिक कमी वाला पोषक तत्व है, क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। अरे क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। इसकी भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक कमी होती है। अगर तुमसे वो पूछ ले कि भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक
कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? अगर सूक्ष्म आ जाए, माइक्रो आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। अभी अपन ने पढ़ा था 47%। कितनी? 47% कमी होती है जिंक की। अब देखो नाइट्रोजन की होती है सबसे जल्दी कमी, क्योंकि अपन तुम्हें पता हो तो अपन अभी भारत में जो सर्वाधिक यूज करते हैं ना तुम्हारे, वो करते हैं यूरिया का। किसका करते हैं? यूरिया। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है जिसमें 46% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक कमी नाइट्रोजन की, और सर्वाधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व कितनी कौन सा होता है? जिंक होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। ये रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं, देखिए अगला क्वेश्चन। फंक्शनल न्यूट्रेंट होते हैं कि कौन से वो न्यूट्रेंट है जिनको फंक्शनल न्यूट्रेंट के नाम से जाना जाता है, और कितनी संख्या उनकी होती है? 4, 17, 9 या 21? अब देखो फंक्शनल न्यूट्रेंट की अपन बात करें कि फंक्शनल न्यूट्रेंट तुम्हारे कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, 17 होते हैं, 9 होते हैं या 21 होते हैं? अब देखो फंक्शनल याद करो, जब क्लास टाइम में अपन ने बात की थी फंक्शनल न्यूट्रेंट की। देखो फर्स्ट अपन ने पढ़ा था संरचनात्मक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वृहद या मुख्य। कौन सा? वृहद या मुख्य। नंबर 2 अपन ने पढ़ा था सूक्ष्म या माइक्रो, जिनको अपन ने बोला था क्या? ट्रेस। क्या बोला था? ट्रेस। अब देखो, अब ये मैंने तुम्हें कहा था, देखो इंग्लिश टर्म्स तुम्हारे आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, कि फंक्शनल। अब देखो फंक्शनल अपन बोलते हैं भाई इसके तो फंक्शन ही काम नहीं कर रहे, इसका तो फंक्शन ही काम नहीं कर रहे, तो फंक्शनल अपन न्यूट्रन बोलते हैं किसको? कार्यशील बोलते हैं क्या? कार्यशील या क्रियात्मक को अपन बोलते हैं क्या? फंक्शनल न्यूट्रेंट बोलते हैं। अब वो कितने होते हैं? याद करो डीजे निकोलस। क्या? डीजे निकोलस। तो वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? को, वी, सी और ना। कोवी सीना, कोवी सीना। कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन और सोडियम, ये 4 तुम्हारे क्या होते हैं? ये होते हैं फंक्शनल या कार्यशील या कारिकीय या लाभदायक या क्रियात्मक। कुछ भी बोल दो, चारों पांचों नाम एक के होते हैं। ठीक है, देखिए अगला। निम्न में से B12 का घटक होता है कि कौन सा वो न्यूट्रेंट है जो B12 का घटक होता है? वो वेनेडियम, वो सिलिकॉन, वो कोबाल्ट, वो सोडियम। देखो B12 की अपन बात कर लेना। देखो याद करो, जब मैंने तुम्हारे पढ़ाया था कार्यशील क्या तुम पढ़ाए थे ना, चारों मैंने एक ही जगह पढ़ाए थे, चारों मैंने एक ही जगह पढ़ाए थे। और कोबाल्ट के बारे में मैंने बताया था विटामिन B12 का, विटामिन B12 जिसका नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। ये विटामिन B12 घटक कौन सा होता है? कोबाल्ट होता है। होता है नहीं होता? क्लास टाइम में बताया था मैंने भाई, ये B12 क्या होता है? घटक होता है। और साथ ही साथ सल्जम, सल्जम होती है ना, इस सल्जम में भी कार्य करता है कौन है? कोबाल्ट। वही मैंने बताया था तुम्हारे नंबर 2 कोबाल्ट वेनेडियम के बारे में। कोविसिन याद है ना? तो वेनेडियम मैंने कहा था धान में क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। धान में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है कौन? वेनेडियम। उसके बाद में कोविसी सिलिकॉन, ये तुम्हें क्या करता है? मक्का के अंदर और धान के अंदर बीमारी प्रतिरोधी। याद आ रहा है कुछ? कौन है? सिलिकॉन। और नंबर 4 सोडियम। कौन सा? सोडियम। ये काम क्या करता है? ये करता है भाई साहब चुकंदर में प्रासरण दाब के नियमन में। चुकंदर में प्रासरण दाब। कोबाल्ट विटामिन B12, वेनेडियम धान में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सिलिकॉन मक्का व धान बीमारी प्रतिरोधी, और सोडियम चुकंदर में प्रासरण दाब। तो यहाँ अपना आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे? कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला। पौधों में कौन से तत्व की आवश्यकता फसल कटाई तक होती है? कि कौन सा वो न्यूट्रेंट है जिसकी आवश्यकता होती है फसल कटने तक? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम या कैल्शियम?
वो कौन सा न्यूट्रेंट है जिसकी आवश्यकता होती है फसल कटने तक। देखो याद करो, जो फसल की वृद्धि करता है और लास्ट तक क्या करता है फसल के साथ या फसल में काम करता है, कौन सा होता है? वो नाइट्रोजन होता है, वो फॉस्फोरस होता है, वो पोटेशियम होता है, या वो कैल्शियम होता है। ठीक है, तो आंसर बताओ, मैं आया 1 मिनट में। हाँ तो लाड लो, अपन बात करें कि कौन से न्यूट्रिएंट की आवश्यकता फसल कटाई तक होती है। क्या वो नाइट्रोजन था, फॉस्फोरस था, पोटेशियम था या कैल्शियम था? देखो तुम्हें इसका आंसर अच्छे से पता होगा तुम्हारे। देखो याद करो, वो न्यूट्रिएंट जो तुम्हारे फसल में शुरू से लेके एंड तक काम करता है, जैसे जिसको अपन ट्रैफिक पुलिसमैन बोलते थे। पौधों को सूखे से बचाता है, गिरने से रोकता है, दानों की वृद्धि करता है। याद आ रहा है कुछ? हम्म, अरे याद आए क्या? ये भाई साहब कौन से? पोटेशियम भैया। कौन से भैया? पोटेशियम। तो इसका आंसर क्या होगा? पोटेशियम होगा। ये क्या करता है? पौधों को अंतिम अवस्था तक, क्योंकि ये देखा करता है दानों में हष्ट पुष्ट, दाने तो दाने होते हैं, फसल पकती है ना, उनको हष्ट पुष्ट व अच्छे बनाता है। तो इसकी आवश्यकता फसल कटाई तक होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो इसकी अपन बात कर चुके, अगर तुम्हें याद है तो निम्न में से स्थिर पोषक तत्व है कि कौन सा वो न्यूट्रिएंट है जो स्थिर है? कैल्शियम, बोरोन, दोनों या कोई नहीं? देखो अत्यधिक, मध्यम, कम गतिशील, स्थिर। मैंने तुम्हें बताया था कि जिसकी कमी के लक्षण नई नई पत्तियों पर होता है, पौधे के शीर्ष भाग पे होता है, इसको अपन स्थिर बोलते हैं। कौन सा? याद करो, दो न्यूट्रिएंट, कैल्शियम और बोरोन। अरे लाडलो कौन सा? कैल्शियम और बोरोन जो न्यूट्रिएंट हैं, इनकी आवश्यकता क्या होती है? पौधे मतलब आवश्यकता क्या, इनकी जो कमी के लक्षण होते हैं तुम्हारे, वो नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इनको स्थिर पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए। किस तत्व की कमी के लक्षण नई व पुरानी पत्तियों पर एक साथ नजर आते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। घूम फिर के आया है, फिर ये सिर्फ घूम फिर के आया है, बाकी कुछ भी नहीं है। 3 टाइप से क्वेश्चन आ चुका है और तीनों टाइप्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि तुम्हारा कोई क्वेश्चन से छूटे नहीं। देखो अपन यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस, कि किसी भी टाइप से आए क्वेश्चन छूटे नहीं। वो चीज़ है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको तोड़ मरोड़ के प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में साला कैसा ही क्वेश्चन पूछे अपना गलत नहीं हो। समझ गए ना? तो देखो कि कौन सी तत्व की कमी के नजर लक्षण नई व पुरानी पत्तियों पर एक साथ नजर आते हैं। याद कीजिए जिंक को। किसको? जिंक को याद कीजिए कि जिंक को अपने याद किया था, तब इसके लक्षण कहते तुम्हारे कम्युनिकेशन पौधे के मध्य भाग पे पड़ रहे थे और नई व पुरानी दोनों पत्तियों, नई व पुरानी दोनों पत्तियों पर एक साथ नजर आ रहे थे। ठीक है, तो वो तुम्हारे कौन सा होता है? जिंक। अरे कौन सा होगा? जिंक होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए। पौधों की नई पत्ती पीले लक्षण दिखाती है, वह नसें हरी बनी रहती है। देखो, पौधे की नई पत्तियां पीले लक्षण दिखाती है, वह नसें हरी बनी रहती है, मतलब सिराएं होती है ना, वो हरी की हरी रहती है। याद करो क्लास टाइम में मैंने नोट लगा के एक अलग से लिखवाया था, जिसको अपन बोलते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। याद आ रहा है क्या? AFO 2020 में पूछा हुआ है। इंटरवेनल क्लोरोसिस मतलब सिराओं के बीच का पीला पड़ जाना और सिराएं हरी बनी रहती है। बीच में से क्या होती है? पीली हो जाती है और वापस साइड से क्या होती है? हरी की हरी बनी जाती है। वो तुम्हारे कौन कौन से थे? वो Fe है, वो Mn है, वो नाइट्रोजन है और वो कैल्शियम है। देखो Fe और Mn दोनों होते हैं। वो Fe भी होता है, Mn भी होता है। मुख्यतः जो पूछा है ना, मुख्यतः जो होता है तुम्हारे होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस के कारण, वो तुम्हारे क्या होता है? Mn, मैग्नीज होता है। क्या होता है? मैग्नीज होता है। देखो एक होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस, ये अपने बता दिया। एक होता है क्लोरोसिस, जिसमें क्या होता है? पूरी पत्ती का पीला पड़ जाना। वहाँ तुम्हारे क्या होगा? नाइट्रोजन, कॉपर और सल्फर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ तुम्हारे आंसर क्या आएगा इसका? Mn, मैग्नीज। ठीक है, अगला देखो।
नाइट्रोजन का बहकर खेत से बाहर चले जाना कहलाता है? क्या उसको लीचिंग बोलते हैं, क्या उसको सीपेज बोलते हैं, क्या उसको रन ऑफ बोलते हैं, या उसको वोल्टिलाइजेशन बोलते हैं? देखो, नाइट्रोजन का खेत से पानी के साथ बहकर बाहर चले जाना, देखो एक चीज़ याद कर रख लेना, रन ऑफ। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। दौड़ना मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है। एक खेत से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो यूँ तुम्हारी क्या होता है? रन ऑफ होता है। क्या होता है? रन ऑफ होता है, खेत से बाहर चले जाना, ठीक है। तो लीचिंग क्या होता है? ठीक है, लीचिंग अपन क्लास टाइम में अच्छे से बात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ को तुम्हारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। सीपेज तुम्हारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। वोल्टिलाइजेशन ये हो सकता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी तुम्हारा संबंध इसका नाइट्रोजन से ही है। किससे? नाइट्रोजन से ही है। देखो, वोल्टिलाइजेशन क्या होता है? ठोस का वाष्प के रूप में होता है ना, ठोस डालते हैं अपन और ये नमी बन के वाष्प के रूप में हवा में उड़ जाता है। ये भी तुम्हारे क्या होता है कि नाइट्रोजन के नुकसान की अवस्था ही होती है, ठीक है। अगला देखिए, जिन मृदाओं में एमओ की कमी होती है उनको अपन क्या कहते हैं? कि जहाँ जिस मृदाओं में मोलिब्डेनम की कमी होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? क्ले बोलते हैं, टिस्ट बोलते हैं, सैंडी बोलते हैं, या लोमी बोलते हैं? देखो, क्लास टाइम मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें नोट लगा के अलग से लिखवाई थी, ठीक है। नोट लगाई, कुछ चीज़ें मैंने अलग से लिखवाई थी तुम्हारे, कि ऐसी मृदाएं जहाँ एमओ की अधिकता होती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ कमी नहीं आएगा, अधिकता आएगा, ठीक है। कि जिन मृदाओं में एमओ की अधिकता होती है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? टिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिस्ट बोलते हैं। किनको बोलते हैं? जिन मृदाओं में एमओ की अधिकता होती है। जिन मृदाओं में एमओ की होती है, अधिकता होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? टिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखो, बात करें अपन आगे, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। वृहद पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? वृहद पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 3, 6, 9, 17। देखो, पोषक तत्वों को जो आर्नोन थे, उन्होंने बांटा था दो भागों में, एक था वृहद, एक था सूक्ष्म। एक था वृहद, एक था सूक्ष्म। अब देखो दोनों थे, अब देखो बात करें वृहद की और सूक्ष्म की। देखो, वृहद में उसने, देखो मैंने तुम्हें बताया था शुरू में 9+7 बताया था 9+7 की अपन ने बात की थी। अब देखो, 9 को उसने, ये 7 तो तुम्हें सूक्ष्म में याद करो, कल मोकू बाजार में जंग फैलाएगा ट्रिक बताई थी, याद करवाया था, छोड़ो इस चीज़ को। फिलहाल अपना बात करते हैं सिर्फ वृहद के बारे में। वृहद 9 थे, जिनको एक तो संरचनात्मक, कौन से? संरचनात्मक बात कर चुके हैं, CHO, कौन से? CHO। नंबर 2 प्राथमिक, नंबर 2 प्राथमिक, जिनकी पौधों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, पता है सबको, NPK। कौन से? NPK होते हैं प्राथमिक, CHO होते हैं वृहद। नंबर 3 द्वितीयक, नंबर 3 द्वितीयक, वो कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर तुम्हारे क्या होते हैं? वृहद होते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, द्वितीयक होते हैं। तो 3, 3, 6 और 3, 9, इन 3 भागों में वृहद को बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 CHO, 3 NPK और 3 कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। टोटल कितने हो गए? 9। इस 9 को अपन क्या करते हैं? वृहद में रखते हैं। क्या करते हैं? वृहद में रखते हैं। प्लस 7, 7 कौन से? माइक्रो, सूक्ष्म। 7 कौन से? माइक्रो या सूक्ष्म। अब देखो, माइक्रो या सूक्ष्म की बात कर लें तो मैंने तुम्हें क्लास टाइम में काफ़ी बार ट्रिक बताई थी, इसको याद भी करवाया था। कल मोकू बाजार में जंग फैलाएगा, Cl, MO, Cu, बोरोन, मैग्नीज, जिंक और Fe बताया था ना अच्छे से। वो तुम्हारे क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। प्लस 1 और ऐड किया था, निकिल, ठीक है ना। अब देखो आगे, अगला, सब्जियों की भंडारण क्षमता में कमी
कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण आती है? कि सब्जियों की भंडारण क्षमता में कमी की अपन बात कर लें, कौन से न्यूट्रिएंट के कारण आती है? बोरोन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या सभी? और देखो, चाहे सब्जियां हो चाहे अन्य फसलें हो, कोई भी हो, अगर अपन नाइट्रोजन का यूज ज़्यादा करते हैं ना, तो जब उनका भंडारण करते हैं वहाँ पे क्या होती है, उनकी कमी होती है। कमी मतलब क्या होती है, वो थोड़े जल्दी खराब होने लगते हैं, ठीक है, कोई काम के रहते नहीं है, तो वो तुम्हारे किसके कारण होता है, वो होता है नाइट्रोजन के कारण। किसके कारण? नाइट्रोजन के कारण ऐसा होता है कि क्या होता है, सब्जियों की भंडारण क्षमता में कमी होती है। देखो, सब्जियों की नहीं, कोई भी फसल हो, कोई सी भी फसल हो, उन फसलों में तुम्हारी क्या होता है, भंडारण क्षमता में क्या होती है, कमी होती है। किसके कारण होती है वो होती है तुम्हारे नाइट्रोजन के कारण। ऑप्शन नंबर 2। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों के लिए मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन को ज्ञात करने की विधि। कि नाइट्रोजन की मात्रा का अपन जो पता लगाते हैं ना, वो कौन सी विधि से लगाते हैं, और वो भी उपलब्ध है, कुल नाइट्रोजन नहीं, उपलब्ध नाइट्रोजन। एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट विधि, ओल्सन विधि, या 1 व 3 दोनों। देखो, पहली चीज़ तो कुल नाइट्रोजन, अगर कुल नाइट्रोजन की बात होगी ना, वो तुम्हारी विधि कौन सी आएगी, जेल-डोल विधि। कौन सी? जेल-डोल विधि। कुल नाइट्रोजन की मात्रा। पौधों के लिए उपलब्ध नाइट्रोजन के लिए तुम्हारी आती है पोटेशियम परमैंगनेट विधि। कौन सी? पोटेशियम परमैंगनेट विधि। नंबर 3, ओल्सन विधि। अब देखो, ओल्सन विधि की अपनी बात कर लेना, ये तुम्हारी होती है उदासीन व क्षारीय मृदाओं में फॉस्फोरस की मात्रा। उदासीन व क्षारीय मृदाओं में फॉस्फोरस की जो मात्रा होती है तुम्हारे, वो ज्ञात करते हैं किससे? ओल्सन विधि से। किससे? ओल्सन से। और नंबर 1 व 3 कुछ काम का है नहीं। ये तुम्हारे थे आज के 30 क्वेश्चन। अपन इनमें न्यूट्रिएंट की जो बेसिक था ना, वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। न्यूट्रिएंट का जो भी बेसिक था वो अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। आगे भी अपन ने जो तुम्हारे और इसमें कुछ बच रहा है ना, मतलब बेसिक में और कोई क्वेश्चन बन रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन अगली क्लास में लेके आ रहे हैं जल्द ही। न्यूट्रिएंट पे कम से कम 3 क्लास का वीडियो बनेगा, ठीक है, तो तीनों क्लास लेना ना भूले, और साथ ही इनको नोट डाउन कर ले। फिर बोल रहा हूँ, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे जेट ICAR BHU हो, और चाहे प्री PG AOW कोई सी भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और ये चीज़ तुम देख लेना, जब जेट का एग्ज़ाम लगे ना, उसमें देख लेना, यहाँ से अपने क्वेश्चन एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। बस पढ़ते रहिए और साथ देते रहिए। जितना उतना सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जितना उतना फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, आप जहाँ जहाँ भी यूज़ करते हो सोशल साइट, उस पर सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।